हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे क्विक रिविजन कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर किसी क्रॉप को हमें प्रोड्यूस कराना है, यानी कि किसी फसल को हमें उगाना है खेतों में, तो किस प्रकार से हम उगाएंगे, जिसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप आए थे और इन स्टेप के द्वारा हमने देखा था हाँ किसी क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आया है, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आया है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी। हमने कहा था किसी भी फसल को हम उगा रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। क्योंकि हम फसलों को कहाँ बो रहे हैं, फील्ड में, खेत में बो रहे हैं। तो खेत में बहुत सारे अनवांटेड चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो खेत है उसकी जो मिट्टी है वो टाइट होगी। अब हमने क्या कहा है, अगर हम किसी भी फसल को यहाँ पे बो रहे हैं तो हमें बीजों को बोना पड़ेगा। तो बीजों को बोने के लिए जो मिट्टी के कण होंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच का जो स्थान है वो ज्यादा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी को ढीला होना चाहिए। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा और अनवांटेड चीजें क्या होंगी, हो सकता है कि कुछ ऐसी घास होगी, पत्थर होंगे, इस प्रकार की चीजों को वहां से रिमूव कराना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे किसी भी फसल को बोने के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे सोइंग के बारे में, यानी कि बीजों की बुआई। अब क्या हुआ, जब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया है तो अब हम बीजों को यहाँ पे बोएंगे। बीजों को बोने के लिए काफी सारी चीजें हमने इनमें पढ़ी है। हमने कहा है बीजों की क्वालिटी को इससे सबसे पहले चेक किया जाता है, किस प्रकार की क्वालिटी है। हमने क्या कहा था कि जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं हम उन्हीं को वहां पे क्या करते हैं, बोते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं बीजों के, कि जो बीज हैं वो क्या हो, हेल्दी हो, क्वालिटी उनकी अच्छी हो। क्वांटिटी में क्या हम क्या कहते हैं, जो अनाज का अगर दाना है, जैसे कि हम गेहूं का यहाँ पे एग्जाम्पल लें, अगर हम गेहूं की फसल को बो रहे हैं तो हम किस प्रकार के दानों को लेते हैं, जो दाने दिखने में वहां पे अच्छे होते हैं। फिर आपके पास एक और पॉइंट आया था, आपसे पूछा गया था कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई जो सीड है वो हेल्दी है या नहीं है। हमने कहा कि जो भी फसल हम बो रहे हैं उसके बीजों को हम पानी में डाल देते हैं। अब पानी में डालने से क्या होगा, जो हेल्दी सीड होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं, वो जो पानी है पानी की तली में बैठ जाते हैं। और जो डैमेज सीड होते हैं वो पानी की तली के ऊपर तैरने लगते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जो बीज हैं वो हेल्दी हैं और कौन से जो बीज हैं वो डैमेज हैं। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है उसमें हमने कहा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद और उर्वरक को जोड़ना। अब हमने क्या किया, हमने मिट्टी को तैयार भी कर लिया है, हमने बीजों की बुआई भी कर ली है। अब हम वहाँ पे कुछ खाद और उर्वरक को जोड़ेंगे। तो हमने पढ़ा है इसमें कि जो खाद और उर्वरक क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, क्यों ये जो फसल है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, ये बात हम कर चुके हैं। साथ ही हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी खाद और उर्वरक होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, ज्यादा लाभदायक क्या है और ज्यादा हानिकारक इनमें से क्या है। तो क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो खाद है, खाद का जो निर्माण होता है वो नेचुरली होता है यहाँ पे। और अगर हम उर्वरक की बात करें, यानी कि फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो इनका निर्माण कहाँ पे होगा, फैक्ट्रीज में होता है, केमिकल्स के द्वारा होता है। दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था जो खाद होती है, हमने कहा था जो खाद होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जो खाद का निर्माण है वो जैविक कचरे से हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, जो खाद का निर्माण है वो जैविक कचरे से हो रहा है। जैविक कचरा क्या है, जैसे कि जो पेड़ पौधे के जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियां, फल सब्जियों के छिलके, या फिर किसी भी जीव की जो डेड बॉडी होती है जिनका अपघटन अपघटकों के द्वारा हो पाता है। देखिए, आपको शब्दों पे ध्यान देना है, आपको अपघटन पता होना चाहिए, आपको अपघटक पता होने चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या कहा, हमने कहा खाद का निर्माण अगर नेचुरली हो रहा है, जैविक कचरे के द्वारा हो रहा है, इसका मतलब ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि क्या करेगा, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है।
अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो निर्माण है वो केमिकल से होता है। तो अगर हम कुछ टाइम के लिए देखें तो जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है किसी भी मिट्टी की, वो कुछ टाइम तक उसे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली इन फर्टिलाइजर्स का यूज करें तो फिर क्या होगा, ये जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होंगे जो मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूसली इन उर्वरक को मिट्टी में ऐड करते चले जाएंगे तो ये उन सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, ये किल कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो प्रभावित होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो हमें एक लिमिट में करना चाहिए या फिर हमें फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए। वहीं अगर बात करें खाद की, तो खाद से मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, खाद और उर्वरक को भी जोड़ दिया है जिससे कि जो पौधे हैं, जो फसल है, उसे सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। देखिए हम एक एक करके सारी चीजें पौधों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पौधों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमने कहा कि पौधे को ग्रो करने के लिए क्या होगी, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, पानी की आवश्यकता होगी और जो गैसेस की इससे रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो खाद और उर्वरक से क्या न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं पौधे को। अब हमने क्या किया, गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट है वो कर रहा है। नेक्स्ट हमने कहा कि पानी अब उसे प्रोवाइड कराना बाकी होता है, तो हमने क्या किया, सिंचाई के माध्यम से फसलों को पानी प्रोवाइड किया। ये सिंपल सा है। हमने सिंचाई के दो यहाँ पे क्या देखे थे, दो मेथड देखे थे। एक तो हमने कहा था कि पारंपरिक जो तरीके होते हैं सिंचाई के, दूसरा हमने कहा था कि जो कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाती है उसके कौन कौन से टाइप्स यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से बचाव। अब क्या हुआ, हमारी फसल ग्रो हो गई है। जब हमने बीजों की बुआई की थी तो वहां पे बीजों का अंकुरण हुआ। तो अब क्या हुआ, वहां पे जो फसल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लेकिन हमारी फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी वहां पे ग्रो हो गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे खरपतवार वहां पे जम गए हैं या उग गए हैं जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है। अब इन्हें हटाना इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि क्या होगा, अगर ये खरपतवार भी फसल के साथ उगेंगे तो ये भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट को भी लेंगे, पानी को भी अवशोषित करेंगे, जिससे कि जो फसल है और जो खरपतवार है दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा भोजन के लिए और पानी के लिए। अब इस कंपटीशन को कम करने के लिए, इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए हमें खरपतवार को निकालना है, क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होगा तभी हमारी फसल अच्छे से ग्रो वहां पे हो पाएगी। तो हमने क्या किया, अब हमने वीड्स को निकाल दिया है, खरपतवार को निकाल दिया है, जिसे हम वीडिंग कह रहे हैं। और वीडिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि या तो हम हाथ से वीडिंग कर रहे हैं या तो हम क्या कर रहे हैं, निराई के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो क्या है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई है। देखिए अब क्या हुआ, आप देखते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी फसल है वो भी बड़ी होती चली गई। हमने मिट्टी की तैयारी की, हमने बीजों को बो दिया है, फसल उगी, हमने और खाद और उर्वरक को जोड़ा, फसल और ज्यादा वहां पे बड़ी हुई। हमने सिंचाई टाइम टू टाइम हम सिंचाई करते चले आ रहे हैं, फसल और ज्यादा वहां पे क्या हुई, ग्रो हुई। फिर हम क्या कर रहे हैं, निराई यहाँ पे कर रहे हैं, तो फसल में यहाँ पे अब क्या हुआ, जो फ्लावरिंग हो गई है, यहाँ पे बीजों का निर्माण हुआ है, यानी कि जो फसल है, चाहे हम गेहूं का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, जो गेहूं की फसल है वहां पे गेहूं लगने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे जो फसल है वो मिच्योर हुई, परिपक्व हुई। अब फसल की कटाई यहाँ पे आ जाती है। तो फसल की कटाई में हमने क्या देखा, अलग अलग मेथड होते हैं यहाँ पे फसल की कटाई के। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टोरेज के बारे में, कि जो फसल है, जो हमारे पास जो अनाज आया है उसका स्टोरेज हम किस प्रकार से करेंगे, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फसल के स्टोरेज में इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब खरपतवार के बारे में हमने क्या जाना है, खरपतवार क्या है अब जानते हैं अच्छे से। हमने कहा है कि निराई के द्वारा अब हम क्या कर सकते हैं, जो फसल है, फसल से जो बीज हैं उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आया था
वो हमने क्या देखा, वीडीसाइड और हर्बिसाइड्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने कहा कि खरपतवार नाशक क्या होते हैं और शाक नाशक यहाँ पे क्या होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, वीडीसाइड को स्प्रे करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो खरपतवार है उसे निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो हमने हाथ से हमने निकाला या हमने निराई की, दूसरा हमने क्या किया, वीडीसाइड का छिड़काव किया, जिससे कि जितने भी वीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वीडीसाइड का क्या होगा, वीडीसाइड सिर्फ वीड्स पे ही एक्ट करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे खरपतवार होंगे, खरपतवार नाशों का प्रयोग हम जब कर रहे हैं तो ये सिर्फ खरपतवार को ही यहाँ पे नष्ट करेंगे, हमारी फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है हार्वेस्टिंग, यानी कि फसलों की कटाई। अब हम जानते हैं कि जब क्या हुआ, यहाँ पे फसल मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है, अब फसलों की कटाई यहाँ पे हो जाती है। जैसे कि आजकल अगर आप देखेंगे तो आजकल किस फसल की यहाँ पे कटाई चल रही है, गेहूं की यहाँ पे कटाई चल रही है। तो आपने देखा होगा कि गेहूं के जो पौधे हैं, गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो गई है। तो हार्वेस्टिंग अलग अलग प्रकार से यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, या तो फसलों की जो कटाई होती है वो हाथ से की जाती है, या फिर इस प्रकार के उपकरण से यहाँ पे फसलों की कटाई की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आया है वो है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा है, आप देखेंगे, इट इज द स्टेप इन ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रीपिंग इज डन, यानी कि यह कटाई के बाद अनाज तैयार करने का चरण है। फसलों की कटाई के बाद अब थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग के अंतर्गत क्या होगा, हमने पढ़ा है, थ्रेशिंग डज नॉट रिमूव ब्रेन फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि जो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेशिंग करने से अनाज से चोकर नहीं निकलता है। थ्रेशिंग में क्या होगा, हमने जब फसलों की कटाई की, जैसे कि हम अगर गेहूं की कटाई कर रहे हैं तो सिंपली हमने क्या किया, हमने पूरे पौधे को काटा, पूरी घास को काट दिया है। अब उस घास में क्या होगा, हमारे पास फली भी है और घास भी है। तो अब हमने क्या करना है, उस घास से जो हमारा अनाज है उसे अलग करना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशिंग कह रहे हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है, थ्रेशिंग करने से अनाज चोकर नहीं निकलता है। अगर हम धान की बात करें तो हमने क्या किया, जो धान होता है, धान के पौधे से धान को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग है, लेकिन अभी भी जो धान के बीज हैं उसमें क्या है, अभी भी चोकर लगा हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग द ग्रेन यूजिंग अ थ्रेश ऑन थ्रेशिंग फ्लोर, यानी कि थ्रेशिंग फ्लोर पर फली का उपयोग करके अनाज को पीट कर थ्रेशिंग की जाती है। क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा पौधा है उससे हमें फली को अलग करना है, बीजों को अलग करना है। तो या तो हम उन्हें पीट कर जमीन पे नीचे पीट कर जो दाने होते हैं वो अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अनदर मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज make donkeys walk in circle on the grains on a hard surface, यानी कि नेक्स्ट क्या होता है, दावने का एक अन्य तरीका यह है कि गधों को सख्त सतह पर अनाज पर हल्कों से घुमाया जाए। अब अगर हम पारंपरिक तरीकों की बात करें, जो थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग के पारंपरिक तरीके क्या होते थे कि जो यहाँ पे बैल हो गए हैं या जो गधे हो गए हैं उन्हें अनाज के ऊपर चलाया जाता था। तो जो उनके पैर हैं, उनके पैरों से क्या होगा, जो वहां पे अनाज के दाने होंगे वो उस प्लांट से अलग हो जाते थे। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा है a modern version of this is to spread the grain on the surface of a country road so that the grain is thrashed by the wheels of vehicles, यानी कि इसका एक आधुनिक संस्करण अनाज को किसी देश की सड़क की सतह पर फैलाना है ताकि वाहनों के पहियों द्वारा अनाज को कूटा जा सके। तो क्या होता है थ्रेशिंग, हम यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं थ्रेशिंग। अब आप समझ रहे होंगे कि थ्रेशिंग क्या होती है। फसलों की कटाई में क्या हुआ, हमने जो फसल थी उसे काट दिया है, लेकिन उस फसल के साथ घास भी वहीं पे है और उसी घास पे क्या है, हमारी जो फली है, हमारे जो अनाज के दाने हैं वो लगे हुए हैं। अब हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने लिया जो घास है उसे इकट्ठा किया और यहाँ पे क्या होगा, अनाज के दाने लगे होंगे। अब जब इस घास को हमने नीचे पीटा तो इससे यहाँ पे नीचे आप देखेंगे अनाज का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, अनाज का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है।
यानी कि जो घास का पौधा है वहां से जो अनाज के जो बीज हैं वो अलग हो गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। लेकिन अभी भी जो यहाँ पे अनाज के दाने हैं इनमें क्या है, चोकर लगा हुआ है। जैसे कि अगर हम धान का एग्जाम्पल लें, अगर हम गेहूं का एग्जाम्पल लेंगे तो गेहूं में ऐसे भी कोई भी कवर आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम धान का एग्जाम्पल लें तो इस प्रकार से अगर हमने धान के बीजों को इस घास से अलग कर दिया है, अब क्या होगा, जो चावल के दाने होंगे, चावल के दानों के बाहर अभी भी क्या है, भूसी लगी हुई है, जो चोकर जिसे हम कह रहे हैं अभी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्रेशिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, तो विनोइंग के बारे में जैसे कि सबसे पहले हम इमेज को देख लेते हैं क्या हो रहा है विनोइंग में। सबसे पहले आप देखेंगे थ्रेशिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे अनाज इकट्ठा हो गया। अब इस अनाज में बहुत सारी अनवांटेड चीजें हो गई होंगी, इसमें कुछ घास के पत्ते भी होंगे, इसमें हो सकता है कुछ कीड़े भी होंगे, हो सकता है इसमें हल्के से पत्थर होंगे या फिर कुछ बारीक सी मिट्टी होगी। यानी कि ये जो अनाज का ढेर आप यहाँ पे देख रहे हैं इनमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें होंगी जिसे रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या किया, विनोइंग कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, हमने एक उपकरण में क्या किया, पूरे अनाज को भर लिया है। अब हम ऊंचाई पर गए और जहाँ पे क्या हो रही, हवा आ रही थी, हवा की जो डायरेक्शन थी वो इस प्रकार से हवा की डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, ऊपर से जो अनाज थे उसे नीचे गिराना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा, जो अनाज के दाने हैं वो क्या होंगे, भारी होंगे। अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो देखिए, हमने कहा कि अनाज का जो ढेर है उसमें हो सकता है कि घास के पत्ते होंगे, हो सकता है कि जो मिट्टी है उसमें बारीक मिट्टी भी हो सकती है। तो अगर हम उस घास के पत्तों और अनाज का की तुलना करें, अनाज के दानों की तुलना करें और घास के पत्तों की तुलना करें, तो ज्यादा भारी यहाँ पे कौन होगा, अनाज के दाने यहाँ पे भारी होंगे और जो घास के पत्ते होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे हल्के होंगे। तो यही हुआ, जब हमने ऊपर से नीचे की ओर अनाज को गिराया तो जो भारी चीज थी वो यहाँ पे इकट्ठा हो गई है, यानी कि जो अनाज के जो दाने हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और जो अनवांटेड चीजें थी, जैसे कि हमने कहा कि घास की पत्तियां हो सकती हैं, हमने कहा मिट्टी हो सकती है, वो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से हवा आ रही है तो हवा ने क्या किया, अपने साथ इन सारी चीजों को निकाल लिया है और जो ग्रेन है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। ये चीजें आपने देखी होंगी, आपके घरों में आपने देखा होगा या फिर आस पड़ोस में देखा होगा कि विनोइंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो हमारा अनाज होता है, उससे अनवांटेड चीजों को हम रिमूव करते हैं। तो यही एक चीज हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन हमें क्या बताई गई है, आप देखेंगे, इट कैन बी यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम ग्रेन। यानी कि क्या कह रहा है, इसका उपयोग अनाज से कीड़ों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अब सिर्फ कीड़े नहीं होंगे, यहाँ पे हो सकता है छोटे छोटे कीड़े हो और छोटे छोटे घास फूस की पत्तियां हो, मिट्टी हो और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हों। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है विनोइंग फॉलोज थ्रैशिंग इन ग्रेन्स प्रिपरेशन, यानी कि अनाज की तैयारी में थ्रेशिंग के बाद विनोइंग की जाती है। अब आपको स्टेप्स ध्यान रखने की, पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने कटाई की, कटाई के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे थ्रैशिंग हमने की है। थ्रैशिंग यानी कि अब हमने घास से अनाज को दूर कर लिया है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड हम विनोइंग करेंगे, विनोइंग करेंगे, जो थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है वहां पे विनोइंग होगी, यानी कि जो अनाज है, अनाज के साथ में जो इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धताएं हैं, उन्हें हम दूर करेंगे। तो आपको जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे आपको स्टेप वाइज लिखना है, आप थ्रैशिंग से पहले विनोइंग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यहाँ पे हमने कहा है it involves throwing the mixture into the air so the wind blow away the lighter chaff. On the other hand, the heavier grains fall back down for recovery. क्या कह रहा है, इसमें मिश्रण को हवा में फेंकना शामिल है। मिश्रण क्या है, यहाँ पे हमारा जो अनाज है, अनाज में जितनी भी अशुद्धताएं हैं, चाहे वो छोटी छोटी कीड़े हो, चाहे वो घास फूस हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, उन सब चीजों को हम मिश्रण कह रहे हैं। हमने कहा अनाज के साथ जो अशुद्धताएं हैं, इस सारे मिश्रण को हमने क्या किया, हवा में फेंका, जिससे हवा हल्की भूसी को उड़ा ले जाती है। अब हल्की चीजों को हवा ने क्या किया है, यहाँ पे उड़ा दिया है। जैसे कि हमने क्या कहा, हल्की चीजें क्या होंगी, जितनी भी अशुद्धताएं हैं सारी चीजें यहाँ से हट गई हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा है दूसरी ओर भारी अनाज पुनः प्राप्त करने के लिए नीचे गिर जाते हैं, यानी कि जो अनाज है वो नीचे स्टोर हो जा रहा है क्योंकि अनाज क्या है, यहाँ पे भारी है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने क्या देखा, हमने कहा टेक्निक्स इंक्लूड यूजिंग अ विनोइंग फैन एंड यूजिंग अ टूल्स अ पाइल ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन। यानी कि तकनीकों में एक फटकने वाले पंखों का उपयोग करना और एक उपकरण का उपयोग करके कटे हुए अनाज का ढेर शामिल है। यानी क्या क्या उपकरण यहाँ पे होंगे, विनोइंग के लिए आप किन किन चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अभी तक क्या बात की है, विनोइंग की बात की है। अभी तक हमने कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ी हैं जो कि हमने नहीं देखी होंगी। जो भी हम चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं हमने अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीजें देखी हैं, जैसे कि विनोइंग हो गया है, थ्रेशिंग हो गया है, या हार्वेस्टिंग हो गया, यानी कि फसल की कटाई हो गई है। सारी चीजें हमने अभी तक कर ली हैं। अभी तक फसल की उगाई हमने कर ली है, फसल की बुआई, फसल की उगाई, फसल की कटाई, सारी चीजें हमने कर ली है और बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास हमारा अनाज आ चुका है। अब इस अनाज का हम क्या करेंगे, देखिए जितना अनाज एक बारी में होता है, जितना भी उत्पादन हमारे पास हुआ, हम एक बार में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अनाज का संग्रह करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे इनको, जिससे कि हम जब भी हमें आवश्यकता पड़े हम धीरे धीरे उसका यूज कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में, यानी कि संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि ध्यान देने योग्य होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज में हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है ग्रेन यानी कि सीड आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। अब हमें बताया गया है कि जब स्टोरेज किया जाता है तो स्टोरेज में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। सबसे पहले स्टोरेज को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से स्टेप अभी तक यूज किए हैं, हमने किस प्रकार से फसलों को उत्पादन हमने किया है, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। स्टोरेज में हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास अनाज आया उन अनाजों को हमने धूप में सुखाना है। क्यों सुखाएंगे, आपने देखा होगा जब भी हमारे घरों में हम क्या करते हैं, जो फसलों की कटाई होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फसल की, उस अनाज की सफाई करते हैं, जैसे कि हमने विनोइंग यहाँ पे पढ़ा है। फिर हम उस फसल को धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाएंगे, ताकि उससे मॉइस्चर हट जाए, उससे नमी हट जाए। ये बात हमने की है। अब क्यों हम नमी को हटा रहे हैं, देखिए क्या होता है। आपने देखा होगा जो भी गीला कचरा होता है, आपने गीले कचरे के बारे में पढ़ा होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे, आपने सूखा कचरा गीला कचरा पढ़ा है। तो जो गीला कचरा होता है, गीला कचरा प्लस कैसा होगा, जैविक होगा। तो जो गीला कचरा होता है उसमें क्या होती है, नमी होती है। नमी से क्या होगा, वहां पे सूक्ष्म जीव वहां पे ग्रो हो जाते हैं, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनकी वृद्धि वहां पे हो जाती है। और हमने क्या कहा था कि माइक्रोब्स और कुछ ऐसे कृमि होते हैं जो कि अपघटक का कार्य करते हैं, तो ये अपघटन शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारे अनाज में क्या होगी, नमी होगी, तो ये जो नमी है वो अनाज को खराब कर सकती है, सड़ा सकती है। इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है स्टोरेज में वो क्या होता है, यहाँ पे जो अनाज है उसे धूप में सुखाना। पहला पॉइंट हमने देख लिया है। सेकेंड हम क्या करेंगे, at small scale, grains are stored in jute bags और metallic bins। अब कह रहा है कि उसके बाद जब हमने अनाज को अच्छे से सुखा लिया है तो अब हम उन्हें स्टोर करते हैं कहाँ पे, या तो जूट के जो बैग होते हैं या फिर जो मेटेलिक बिन्स होती हैं। आपने देखा होगा कि मेटल्स के बने बने बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा at large scale they are kept in फ्लॉइड एंड ग्रेनरीज। यानी कि हमने अब क्या किया है, स्टोर कर लिया है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आया उसमें हमने क्या किया है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स। यानी कि जो नीम की पत्तियां होती हैं, अब हम क्या करेंगे, जिस भी बर्तन में, जिस भी वस्तु में हमने क्या किया है, अनाज को स्टोर किया है, उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, नीम की पत्तियां रख देते हैं। नीम की पत्तियों से क्या होता है, जो यहाँ पे जो भी माइक्रोब्स हो गए हैं या फिर जो भी अनाज को डिस्ट्रॉय करने वाले जो भी जीव वहां पे होंगे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, इन बिग गोडाउन केमिकल ट्रीटमेंट आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अब जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े गोदामों में जो अनाज होता है वो बहुत बड़े स्केल पे वहां पे स्टोर किया जाता है। तो वहां पे क्या होते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिससे कि वो जो अनाज है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा जो स्टोरेज होता है वो अलग अलग कैसे किया जाता है। अगर
कम मात्रा में है तो उसका स्टोरेज किस प्रकार से किया जा रहा है, अगर अधिक मात्रा में है तो किस प्रकार से किया जा रहा है, अगर गोदाम है तो गोदाम में किस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे हमने क्या किया, हमने कहा नमी कम करने के लिए अनाज यानी कि बीजों को धूप में सुखाया जाता है, पहला पॉइंट है। सेकंड हमने क्या कहा है, छोटे पैमाने पर अनाज को जूट की थैलियों या धातु के डिब्बों में रखा जाता है, यानी कि अगर अनाज कम है तो हमने क्या किया, हमने उसे या तो किन्हीं थैलियों में रख दिया है या तो किसी जो टीन है टीन के डब्बे में रख दिया है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा बड़े पैमाने पर इन्हें साइलो और अन्य भंडार में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग घरों में अनाज की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि नीम की जो पत्तियां होती है उसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अनाज के भंडारण के लिए इन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा बड़े गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज की सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े गोदामों में हम कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे जिससे कि जो अनाज है वो खराब ना हो। तो ये कुछ स्टोरेज के बारे में है जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा है यहाँ पे भंडारण के बारे में, जो अनाज है उसका भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।